Hello everyone. Welcome to the daily news analysis presented to you by LawSikho. So today we'll be discussing the important articles and editorials from the Indian Express and the Hindu dated June 2nd, 2020. तो पहले हम देख लेते हैं कि आज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट हैं अगर हम जुडिशरी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो सो द फर्स्ट आर्टिकल इज टाइटल्ड एज इंडिया चाइना एंड फोर्टिफाइंग द अफ्रीकन आउटरीच। सो ये जो आर्टिकल है ये इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात करता है एंड स्पेसिफिकली जो अफ्रीका के साथ हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस है उसको ये डिटेल में स्टडी करता है और कीपिंग इन माइंड दी कोविड-19 पैंडेमिक कि उसमें इंडिया का क्या स्टैंस रहा है। And then the second article is for a strong and vibrant bar. So this is also another article that we have in Hindu today, and we'll be talking about it in detail. Then third, there is this report from the Indian Express that the Moody's lowers India rating citing low growth prospects. So we'll be discussing about this. This will talk actually about the economy of India right now in the current scenario. और finally जो article है जो बहुत important है talks about Jammu, a pawn on the Kashmir chessboard. So all of these articles are in some or the other way very important, keeping in mind the judiciary exam that we need to crack. So first, जो हम इंडिया और चाइना दोनों की बात कर रहे हैं in terms of their relations with Africa, तो अभी पहले तो हम ये जान लेते हैं कि as we had seen कि ये जो आर्टिकल है ये लिखा है दो जो हमारे ऑथर्स हैं हर्षवी पंत एंड अभिषेक मिश्रा। तो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें हर्षवी पंत की, ये जो है ये मेंबर है, ही इज फ्रॉम द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ये आर्टिकल क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है तो ये ओपिनियन बेस्ड, बट हमें इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बॉडीज दैट वी हैव इन इंडिया टुडे। अगर आपने कभी न्यूज में अभी फॉलो किया हुआ, रिसेंटली हमारा रायसीना डायलॉग भी हुआ था। सो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस रायसीना डायलॉग को भी वो करवाता है अलॉन्ग विद वन ऑफ द मिनिस्ट्रीज। सो इसीलिए ये जो है एक हमारे लिए एक अच्छा सोर्स हो सकता है ऑफ सम गुड फ्यूल फॉर आवर एग्जाम। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अफ्रीका के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो हम सबको पता है कि उसके पास बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें या और भी हम जो कह सकते हैं जो ब्लेसिंग्स या गिफ्ट्स ऑफ नेचर हैं वो अफ्रीका को बहुत ज्यादा मिली हैं, अबैंडेंस में मिली है। पर उसके बावजूद भी जब हम देखते हैं तो अफ्रीका स्टैंड आउट्स टू बी वन ऑफ द पुअरेस्ट कॉन्टिनेंट्स इन दिस वर्ल्ड। तो उसकी जो काफी सारी कंट्रीज हैं वो वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज में काउंट होती हैं। सो ये बहुत आयरॉनिकल सिचुएशन हो जाती है क्योंकि इतनी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद भी उसमें पॉवर्टी, उसमें हंगर के लिए जो हमारी प्रॉब्लम है, स्टारवेशन जो है, माल न्यूट्रिशन है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, बेसिक रिसोर्सेज की भी लोगों को प्रॉब्लम है एंड इनफैक्ट वहाँ की इकोनॉमी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। सो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे बेसिक हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं लेकिन उन रिसोर्सेज को उनमें वैल्यू ऐड करने के लिए, जिसको कह सकते हैं कि उनको एक हम यूज करने के लायक जो एक उनकी पोजीशन होती है उसमें लाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी काफी कमी है। खैर रिसेंटली अगर हम न्यूज फॉलो करते आ रहे हैं तो वी वुड नो कि इंडिया ने और चाइना ने, खैर दोनों ने ही काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां पर किया है वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने के लिए। पर ये जो आर्टिकल है वो बहुत अच्छे से इस डिफरेंस को क्लैरिफाई करता है कि जब इंडिया वहां पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है या कोई भी वहां पे हेल्प करता है तो उसका मोटिव क्या रहता है। एंड इफ चाइना वांट्स टू डू समथिंग और इज इवन डूइंग समथिंग इन अफ्रीका और अदर सिमिलर कंट्रीज तो उसका मोटिव क्या होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड स्टडी अबाउट द इंटरनेशनल इमेजेस ऑफ इंडिया एंड चाइना रिस्पेक्टिवली, कीपिंग इन माइंड अफ्रीका। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, क्योंकि कोविड-19 हम सबको पता है कि ये एक ऐसा पैंडेमिक है जिसने पूरी दुनिया को जो है हिला के रखा हुआ है इस वक्त, बिकॉज इट हैज सो मच ऑफ इम्पैक्ट इवन ऑन द लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम चाइना और यूएसए की बात करें तो वो भी इस वक्त इसके ट्रॉमा से, इसके जो उसका स्ट्रेस है जो उसने उसकी इकोनॉमी, हेल्थ और सारे सेक्टर्स पे दिया है वो उसको ओवरकम नहीं कर पाए हैं अब तक भी। एंड इवन इंडिया अगर हम देखें तो अभी उसको एक्चुअली अभी हम जो अगले आर्टिकल में स्टडी भी करेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी पे, हेल्थ पे और बहुत चीजों पे, एम्प्लॉयमेंट पे भी फर्क पड़ा है कोविड-19 की वजह से। बट क्योंकि इंडिया, चाइना, यूएसए और बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो पहले से ही काफी इक्विप्ड थी, काफी डेवलप्ड थी, तो कह सकते हैं कि एक तरीके से वो काफी प्रिपेयर्ड थी इन टर्म्स ऑफ देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ देयर मेडिकल फोर्स, डॉक्टर्स, जो फ्रंट लाइन हमारी फोर्स थी, जो डॉक्टर्स थी, नर्सेस थी, या फिर इस तरीके की कोई भी रिसोर्सेज की हमें जरूरत थी, तो हम पे वी वर ब्लेस्ड इनफ टू हैव देम ऑलरेडी इन आवर कंट्री। लेकिन अगर हम चाइना का केस लेके, अगर हम अफ्रीका का केस लेके चले तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक था ऑलरेडी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि
कोविड-19 के आने से वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई ऑफ द इवन द बेसिक थिंग्स, जैसे कि मास्क्स, वेंटिलेटर्स एंड इवन बेसिक एमेनिटीज़, जैसे कि हेल्थ सेंटर्स की हो सकता है या फिर डॉक्टर्स की कमी हो सकती है। तो उसकी वजह से चाइना का जो सिचुएशन था वो काफ़ी ज़्यादा वर्सन होने लगा। अब ऐसे में क्या हुआ कि चाइना ने और इंडिया ने दोनों ने स्टेप फॉरवर्ड किया अफ्रीका की हेल्प करने के लिए। नाउ विल स्टडी इंडिविजुअली कि चाइना ने उनकी हेल्प कैसे की और क्यों की, एंड इंडिया ने उनकी हेल्प कैसे करी और क्यों की। तो पहले ही बात करते हैं कि चाइनीज डोनेशन डिप्लोमेसी। अब इसको हम डोनेशन डिप्लोमेसी क्यों कह रहे हैं? या तो हम इसको सिर्फ डोनेशन कह सकते थे या डिप्लोमेसी कह सकते थे, बट दिस इज अ वेरी स्मार्ट यूज ऑफ वर्ड्स, बिकॉज चाइना के इंटेंशन क्लियर हो जाता है इस इन दो वर्ड्स से ही, डोनेशन डिप्लोमेसी, which means China is trying to behave diplomatically, hiding behind the donations that it is right now making in Africa. So this is a very interesting concept which can be used in the answer writing and even in some sorts of essays, अगर कोई इससे मिलता जुलता टॉपिक हमें मिलता है एग्जाम में तो। अभी चाइना ने क्या-क्या किया है कि चाइना ने अपने कुछ-कुछ मेडिकल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो अभी रिसेंटली उन्होंने इंडिया में भी भेजे थे, वैसे ही कुछ डिस्पैच किए हैं अफ्रीका में भी, कुछ टेस्टिंग किट्स भी भेजी हैं, वेंटिलेटर्स भेजे हैं और मेडिकल मास्क्स भेजे हैं। और जो वहाँ के बिलियनियर हैं जैक मा, जो हम सबको पता है कि जो वहाँ की अली बाबा आई गेस जो वहाँ की एक बहुत बड़ी एक ई कॉमर्स की साइट है, वेबसाइट है अली बाबा आई गेस, वो जैकमा की है, तो ही इज वन ऑफ द बिलियनियर्स और उन्होंने भी काफी ज्यादा पैसा जो है वो एंटी कोरोना वायरस सप्लाईज के लिए, इन्हीं चीजों के लिए जो है डोनेट किया है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें कि ये वैसे तो बहुत अच्छा स्टेप है जो चाइना ने लिया है, बट अगर हम इसको इंट्रिकेटली और डीपली स्टडी करें कि चाइना इस टाइम पे जब वो खुद अपनी इकोनॉमी को बैकअप करने की कोशिश कर रहा है और वो भी वन ऑफ दी वर्स्ट स्ट्रिकन कंट्रीज में से है इस टाइम, तो वो ये क्यों कर रहा है? तो उसके देखे जाए तो 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं ये करने के पीछे। पहला, वो चाहता है कि जो सबसे बड़ा डिस्कशन जो स्टार्टिंग में कोविड-19 के था और इनफैक्ट अभी भी बीच-बीच में देखने मिलता है, क्योंकि जो वुहान जो वहाँ का सिटी है चाइना की, वहाँ से जो कोविड-19 का जो वायरस था इसकी शुरुआत हुई थी। सो वहाँ से सबसे पहला केस रिपोर्ट हुआ था एंड इट इज़ बिलीव्ड कि वो वहीं से स्टार्ट हुआ है। तो उस वजह से चाइना का जो था नाम बहुत खराब हो रहा था इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में या फिर अलग बाकी कंट्रीज़ में चाइना को एक तरीके से थोड़ा-सा खराब तरीके से देखा जा रहा था, बिकॉज़ इट वाज़ सपोज्ड टू बी रिस्पांसिबल इनफ फॉर दिस कोविड-19 पैंडेमिक। तो अब जो है चाइना चाहता है कि वो कुछ इस तरह का काम करे, जैसे कि ये डोनेशन डिप्लोमेसी, जिससे वुहान का नाम एज़ इन चाइना का नाम ऑल इन ऑल वो इससे हट जाए और लोगों का फोकस जो है वो चेंज हो जाए और वो ये बात करने की बजाय कि चाइना इस बात के लिए रिस्पांसिबल है कोविड-19 के लिए, ये बात करने लग जाएँ कि चाइना कितना रिस्पांसिबल है और कितना ज़्यादा दूसरी जो है कंट्रीज़ को हेल्प कर रहा है ऐसे ग्रेव टाइम में। और दूसरा जो हम कह सकते हैं इसका ऑब्जेक्टिव है वो हो सकता है कि बिल्ड गुडविल ओवरसीज। ऑब्वियसली अगर आप ये करेंगे और अपना आप डोनेशंस दे रहे हैं, आप उनको हेल्प कर रहे हैं ऐसे कह सकते हैं ऐसे टाइम पे, ऐसे एक्यूट टाइम पे, तो डेफिनेटली आपकी एक अच्छी इमेज जो है अपनी कंट्री से बाहर यानी इंटरनेशनल वर्ल्ड में आपकी एक अच्छी इमेज बनेगी। एंड देन फाइनली establish and imagine makeover after the reports of African national being ill treated in Guangzhou city, China। हाँ, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि कई सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई थी कि जो चाइना की गुंगजोउ जो सिटी है, वहाँ पे कई सारे अफ्रीकन्स के साथ में, जो अफ्रीकन लोग थे उनके साथ में काफी इल ट्रीटमेंट किया गया था, तो जिसके लिए चाइना को वैसे काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था कि एक तरफ वो बहुत अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश करता है बाहर की कंट्री से अफ्रीका के साथ भी, और वहीं अफ्रीकन की कुछ नेशनल्स जो चाइना में है वो सेफ नहीं है, उन पे अटैक्स होते हैं। तो इसीलिए उस एक कह सकते हैं उस दाग को धोने के लिए, अपने ऊपर उस जो ब्लेमिश था उसको हटाने के लिए, उन्होंने अपनी इमेज को साफ करने के लिए उन्होंने कोशिश करी है ये स्टेप लेने की। तो ये हमने देख लिया कि चाइना का स्टैंस क्या रहा। अब वी विल सी कि न्यू दिल्ली ने क्या डिप्लोमेसी करी है, या कह सकते हैं न्यू दिल्ली ने क्या स्टेप्स लिए हैं, इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं टू फोर्टिफाई इट्स रिलेशंस विद अफ्रीका। तो अगर हम देखें तो इंडिया का पहले से ही जो रिलेशन है अफ्रीका के साथ काफी अच्छा रहा है। इंडिया ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स अपनी अफ्रीका में की हैं, और कई सारे जो हमारी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं जो हमारे या फिर हमारे प्लान्स होते हैं डेवलपमेंट के, उसमें हम अफ्रीका को काफी इंपॉर्टेंस देके चलते हैं और अपने प्लान्स में हम हमेशा उसको साथ लेके चलते हैं। So, as यहाँ पे भी exactly the same things written that Africa has been the focus of India's development assistance and diplomatic outreach। तो जब भी हमने कुछ भी डिप्लोमेसी की बात, डिप्लोमेसी ऐसे कि जब भी हमने कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, इंटरनेशनल वर्ल्ड में या फिर और ग्लोबल जो है
पावर्स के साथ या कुछ भी अगर हमने रिलेशंस जो है वर्ल्ड में बनाने की कोशिश की है, तो हमने अफ्रीका को भी हमेशा ध्यान में रखा गया है। एंड यस, वन थिंग टू बी केप्ट इन माइंड इज, ये हमारा एक प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, दैट व्हिच कंट्री इज नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। सो दैट फ्रेंड्स, इट इज इंडिया। इंडिया इज नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया जो है बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छी और बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे बहुत सारी वैक्सीन और मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए। सो इंडिया इसीलिए हम उसको फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां जो है, बहुत एसेंशियल ड्रग्स जो है, वो इंडिया मैन्युफैक्चर करता है, एंड दैट टू एट वेरी मिनिमम प्राइसेस। सो अब ये हम बात छोटी सी, ये एक छोटा सा फैक्ट है विच कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट अगर हमारा कोई भी ऐसे इंटरनेशनल रिलेशंस विद अफ्रीका के साथ या कोई भी इस तरह का हमारा मेंस में भी क्वेश्चन अगर फॉल करता है, तो दैट इंडिया के अगर हम एक्सपोर्ट की या फिर हम उसके जो इकोनॉमिक एक्सचेंज की अगर हम बात करें अफ्रीका के साथ में, सो अगर हम टोटलिटी में देखें तो फार्मास्यूटिकल एंड रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अकाउंट फॉर 40% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट्स टू अफ्रीकन मार्केट, सो व्हिच इज अ ह्यूज proportion to say. And अभी जो है हम ये HCQ is actually hydrochloroquine, and it is one of the elements, which one of the chemicals that are very useful for the treatment, as in the treatment of COVID-19. And paracetamols too, मतलब ये इस तरह की दवाइयाँ हाइड्रोक्लोरोक्वीन हो या फिर पैरासीटामोल हैं, they have been exported to 25 African countries. And कई सारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को वहाँ पे काफी इससे गेन हुआ है, एंड उनकी काफी ट्रेनिंग भी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई गई है इंडिया के द्वारा। So yes, so for both the countries the main aim is to become humanitarian champions, but there are some difference जो हम बात कर चुके हैं कि अगर हम टोटलिटी में देखें तो ऐसा लगेगा देखने में कि चाइना और इंडिया दोनों ही एंडेवर्स कर रहे हैं अफ्रीका को अपलिफ्ट करने में इस पैंडेमिक के टाइम में, बट दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है या दोनों को कह सकते हैं इंटेंशन है, वो बहुत डिफरेंट है। चाइना की अगर हम बात करें तो वो चाहता है कि जो भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर डेवलपमेंट अफ्रीका में कराए उसको वहां से मनी मिले, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वो अपना वहां पे डेवलप कर सके और एलीट लेवल का वेल्थ क्रिएशन कर सके। एलीट लेवल का मतलब कि अक्सर देखा गया है कि जब भी चाइना ने वहां पे कोई भी डिप्लोमेसी क्रिएट करने की कोशिश की है या फिर कोई भी रिलेशंस बिल्ड करने की कोशिश की है, तो कह सकते हैं कि अफ्रीका की जो एलीट क्लास थी, यानी जो अपर क्लास थी, जो रिच जो क्लास है, उन्हीं के साथ उसने ज्यादा फोकस किया है हमेशा वेल्थ क्रिएशन का, और उन्हीं के साथ उसने हमेशा रिलेशंस डेवलप करने की कोशिश की है। और यस एग्जैक्टली, स्ट्रॉन्ग स्टेट टू स्टेट रिलेशंस, एज इन उसको कोई भी ऐसे इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच उसका नहीं है या फिर किसी पर्टिकुलर मैनकाइंड के लिए जिसको हम कह सकते हैं कि उन्होंने कोई खास एंडेवर्स नहीं किए हैं, जिसको हम कहेंगे तो ह्यूमन अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं, बट जस्ट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग स्टेट टू स्टेट रिलेशंस एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, एज वी ऑलरेडी सीन कि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट का जो मॉडल होता है वो ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे ही वो इन्वेस्ट करता है, जिससे कह सकते हैं जिसका आउटपुट काफी ज्यादा होगा एंड चाइना को बेनिफिट जो है वो काफी ज्यादा होगा। बट ऑन द कॉन्ट्ररी जो इंडिया करता है, इट इज ट्राइंग टू बिल्ड लोकल कैपेसिटीज, एज इन इंस्टेड ऑफ मेकिंग स्टेट टू स्टेट रिलेशंस, वो अफ्रीकन एलीट्स के ही साथ रिलेशंस नहीं बनाता बट उनके लोगों के भी साथ इक्वल पार्टनरशिप करने की कोशिश करता है। सो इंडिया इज ट्राइंग टू बिल्ड लोकल कैपेसिटीज एंड एन इक्वल पार्टनरशिप विद अफ्रीकन्स एंड नॉट जस्ट अफ्रीकन एलीट्स। सो दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड। सो यहाँ पे अगर कोई कंपैरिजन होता है तो यहाँ देखने को मिलता है दैट कैसे इंडिया हमेशा से एक बहुत ही फ्रेंड ऑफ ऑल माना जाता है, कि अब क्योंकि इंडिया जो है उसका इनिशिएटिव हमेशा काफी हद तक हेल्प करने के लिए होता है ना। अभी रिसेंटली अगर आप इसको ध्यान में रखें तो इसके बाद आप थोड़ा सा सर्च भी कर सकते हैं अबाउट ऑपरेशन सागर एंड ऑपरेशन वेनिला। वो भी एक्चुअली मेडागास्कर में ऑपरेशन वेनिला भी रिसेंटली हुआ था। वहां पे जब एक साइक्लोन आया था तो उस टाइम पे इंडियन जो INS एरावत था वो वहां पे जाके उसने हेल्प करी थी काफी ज्यादा, और वहां पे बहुत रेस्क्यू किया था लोगों को। और ऑपरेशन सागर भी इस तरीके का था। तो ऑलरेडी वी हैव सीन दैट इंडिया हैज ऑलवेज बिन गिविंग काइंड ऑफ हेल्पिंग हैंड टू द अदर नेशंस। एंड अभी इंडिया ने मालदीव्स में भी जब काफी ज्यादा आउटब्रेक हुआ था मीजल्स का, तो उस टाइम पे भी इंडिया ने काफी उसकी हेल्प की थी। Now next, moving to the strong and vibrant bar. So this actually is a long chronology of a lot of events. We'll see them in a very crisp manner. तो main actually क्या है कि इसका जो gist है आज के इस जो पूरे आर्टिकल का है वो ये है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, दीज आर टू डिफरेंट बॉडीज। इन पे कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉडी एंड हर कोर्ट का एक बार एसोसिएशन होता है, इफ यू ऑल नो अबाउट इट। सो इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का भी एक बार एसोसिएशन है। तो रिसेंटली अभी विल सी शॉर्ट में कि वो मैटर क्या हुआ था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक्चुअली ऑल इन ऑल इंट्रूड करने की कोशिश की, कह सकते हैं दखल अंदाजी करने की कोशिश की विद अ मैटर विच वाज गोइंग ऑन इन दी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। तो उसी के ऊपर अब काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी जो है वो अराइज हुई है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कोई भी ऐसी पावर
या कह सकते हैं उसके पास कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मैटर्स में इंट्रूड करे। तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि देयर इज़ अ सीनियर एडवोकेट कॉल्ड हिज नेम इज़ दुष्यंत दवे एंड ही इज़ एक्चुअली द प्रेज़िडेंट ऑफ द एससीबीए व्हिच इज़ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। तो उन्होंने क्या किया था कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक रेज़ोल्यूशन पास किया था, ये वाला रेज़ोल्यूशन अभी हम इसकी बात करेंगे, पर हम देख लेते हैं कि हुआ क्या था। और उन्होंने कहा था कि दिस इज़ इल्लीगल एंड अनऑथराइज्ड बिकॉज़ ऑब्वियसली ही सेज कि भई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इंडिपेंडेंट बॉडी है और उस पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपना कोई भी अथॉरिटी नहीं दे सकता। तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि 11th मई को जो बीसीआई है उसने एक रेज़ोल्यूशन पास किया था जो खुद एक और रेज़ोल्यूशन के को दबाने के लिए था। मतलब कुल मिला के बीसीआई ने एक रेज़ोल्यूशन पास किया था जिसमें उन्होंने क्या किया था कि जो एक एडवोकेट जो एडवोकेट अशोक अरोरा हैं ही इज़ द ही होल्ड्स एक्चुअली ही वाज़ होल्डिंग द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द एससीबीए। तो उन्होंने उसको सस्पेंड करने के लिए रेज़ोल्यूशन पास कर दिया था। सो व्हिच वाज़ एक्चुअली गॉट इनटू अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी कि एज़ टू जो सेक्रेटरी हैं एससीबीए के, क्या उनको सस्पेंड करने का रेज़ोल्यूशन बीसीआई से आ सकता है या नहीं? सो दैट वाज़ द मेन क्वेश्चन ऑल टुगेदर। सो दिस वाज़ द एग्ज़ैक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स। सो एक्चुअल में हुआ क्या था कि फ़रवरी 2020 में जस्टिस अरुण मिश्रा का नाम हम सब जानते हैं बिकॉज़ अभी रिसेंटली उन्होंने कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी उन्होंने पास किए हैं। सो उन्होंने एक्चुअली क्या कर दिया था कि देयर वाज़ दिस इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस गोइंग ऑन, तो उसमें उन्होंने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके एक्चुअली प्रेज़ में कुछ वर्ड्स कह दिए थे। वो प्रोबेबली हो सकता है उन्होंने अपने एक इंडिविजुअल कह सकते हैं अप्रोच से या इंडिविजुअल स्टैंस उन्होंने एक लिया था बट व्हिच एक्चुअली गॉट वेरी मच क्रिटिसाइज्ड एंड एक्चुअली में होता क्या है क्योंकि हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं, तो अगर जुडिशरी के जो जजेस हैं, हमारे जो जजेस हैं, उनका खुद का ओपिनियन अगर हमें लगेगा कि पॉलिटिकली इंक्लाइंड है या फिर वो खुद कुछ फेवरेटिज्म एक अपना कह सकते हैं एक पसंद है उनको, कोई अपनी एक पसंद जो है वो अगर शो करते हैं किसी भी एक पॉलिटिकल लीडर के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, किसी भी ऐसे इंसान के लिए, तो देखा जाएगा, ऐसा समझा जाता है कि हमारी जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो हैम्पर हो रही है। तो इसलिए ये काफ़ी जो इश्यू था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाइलाइट हुआ था और उनको क्रिटिसाइज़ थोड़ा-सा इस बात पे किया गया था। देन फरवरी के बाद मई में क्या हुआ कि जो अशोक अरोरा जिनकी भी हम बात करें सेक्रेटरी एससीबीए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हैं, उन्होंने एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा कि हम जो है मिस्टर दवे को क्योंकि अभी क्या हुआ था उनको कि प्रेज़िडेंट की पोस्ट से हटाएँगे फॉर एलिजिंग मिसयूजिंग द बॉडी फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। तो अब क्या हुआ कि जो सेक्रेटरी थे एससीबीए के, उन्होंने दुष्यंत दवे जो प्रेज़िडेंट थे, उनको पोस्ट से हटाने के लिए एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई कि वो अपने पॉलिटिकल पर्पसेस को सैटिस्फाई करने के लिए इस बॉडी का यानी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मिसयूज़ करते हैं। तो 8th मई को क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल थी, उन्होंने मिस्टर अरोरा को ही जो है सस्पेंड कर दिया, ठीक है? और उन्होंने कहा कि जो आपका एक्शन है, यानी कि जो आप करना चाह रहे हैं, वो एक्चुअल में हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो उन्होंने मिस्टर अरोरा को सस्पेंड कर दिया। अब क्या हुआ कि मिस्टर अरोरा जो थे, उन्होंने क्या किया कि वो कहीं और एज़ इन कि उनको अगर वो क्योंकि भई मेंबर थे एससीबीए के, राइट? तो उनको एससीबीए से अगर ग्रीवेंस था, तो उनको उसी की बॉडी में जो भी मतलब जो उनका ग्रीवेंस सेटलिंग मैकेनिज़्म था, उसको फ़ॉलो करना चाहिए था। पर हुआ क्या, वो चले गए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास, जिसको एक्चुअली हम क्या कह रहे हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कोई अथॉरिटी एज़ इन टू इंट्रूड नहीं होनी चाहिए ऑन द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। तो वो चले गए बीसीआई में अगेंस्ट अपने सस्पेंशन ऑर्डर के। तो भई जो उनको सस्पेंड करने का ऑर्डर निकाल दिया था एससीबीए ने, उसको रिज़ॉल्व करवाने के लिए, उसको रीइंस्टेट करवाने के लिए वो चले गए बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और 11th मई को क्या हुआ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनको रीइंस्टेट कर दिया, एज़ इन उनकी पोस्ट जो थी, उनकी पोज़ीशन जो थी, जहाँ से उनको सस्पेंड किया गया था, वो उनको वापस कर दिया। अब क्वेश्चन मेन ये उठ रहा है कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ये अथॉरिटी है? क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया पहले भी यहाँ पे इंट्रूड कर चुका था और क्या अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ये अथॉरिटी है कि कोई भी जो डिसीजन है जो एससीबीए ने लिया है उसको चेंज या फिर उसको ऑल्टर करने की पावर क्या बीसीआई के पास है? तो एक्चुअल में ये अभी जो है जो स्टैंस अभी लोगों का जो सपोर्ट आ रहा है, जो बात कह रहे हैं वो ये कहते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कोई भी इस तरह की अथॉरिटी नहीं है एंड इट शुड नॉट इंट्रूड इनटू मैटर्स ऑफ द बार एसोसिएशन। यहाँ पे एक छोटे से केस की भी हमने यहाँ बात कर लेते हैं। इट वाज़ द बार एसोसिएशन लहर वर्सेस स्टेट बार काउंसिल ऑफ एमपी एंड अनदर। तो इसमें ये जो है जजमेंट आया था दैट नो प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूट और एनी रूल जो हमारे बार काउंसिल के जो रूल्स होते हैं या फिर एसोसिएशन के जो रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग नो प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूट और एनी रूल हैज बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट कन्फरिंग पावर टू द स्टेट बार काउंसिल। ये एक्चुअली क्या है कि स्टेट बार काउंसिल से रिलेटेड है बट एक्चुअल में फंक्शनिंग क्योंकि सेम है तो इसको हम इससे लिंक कर सकते हैं। तो स्टेट बार काउंसिल टू इंटरफेयर विद द इलेक्शन प्रोसेस एंड इंटरनल अफेयर्स। तो अगर इलेक्शन प्रोसेस छोड़ भी दें तो इंटरनल अफेयर्स ऑफ द बार एसोसिएशंस। तो सिमिलरली अगर हम इसको रिप्लेस करने की कोशिश करें तो स्टेट बार काउंसिल की जगह बार काउंसिल ऑफ इंडिया को हम यह रेफरेंस दे सकते हैं और बार एसोसिएशन की जगह हम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को दे सकते हैं। तो ऑल इन ऑल
जो जजमेंट है वो ये है कि जो कोई भी जो हमारी ये बार काउंसिल है उसके पास ये पावर नहीं है, ये अथॉरिटी नहीं है कि वो इंटरनल मैटर्स में, बार एसोसिएशन के इंटरनल मैटर्स में जो है इंटरवीन करने की कोशिश करे। And this will be the India's rating downgraded. So Moody's investor service जो है ये एक्चुअली में एक इंटरनेशनल ग्रेडिंग का सिस्टम होता है। तो वो जो है आपकी इकोनॉमी के हिसाब से, इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से आपको रेटिंग्स देते हैं। सो मूडीज जो है इसको आप कहीं पे भी कोट कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेज टू कोट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी नेशन। तो अभी देखा गया है कि लास्ट 22 ईयर्स में इंडिया का इतना डाउनग्रेडेशन कभी नहीं हुआ था, क्योंकि हम क्या है कि हम B882 जो इनके कुछ ग्रेडिंग एक सिस्टम रहता है, उसमें हम B882 से हम सीधा B883 आ गए हैं। तो अब तक हमेशा क्या होता था, हम अपग्रेड होते रहते थे। ये हमारा 1998 का है, उसके बाद से हम हमेशा अपग्रेड होते थे 2003, 4, 2017 में देखें तो। बट नाउ 2020 में देखें तो B882 से हम B883 पर आ गए हैं, विच इज अ सिग्निफिकेंट फॉल इफ वी कीप इन माइंड द पैरामीटर्स ऑफ द मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस। तो उन्होंने रीजंस जो दिए हैं इसके वो कहे हैं कि भाई स्लो रिफॉर्म मोमेंटम। एक्चुअली अगर अगर आप रेगुलरली इसको फॉलो कर रहे हैं तो यू मस्ट हैव सीन कि अबाउट 2 days बैक हमने इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की भी बात करी थी कि किस तरह से जो इंडिया का जीडीपी है और बाकी जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है कीपिंग, और चाहे आप एम्प्लॉयमेंट ले लो या उसमें कुछ भी ले लो, तो वो काफी डाउनफॉल पे होगी। एंड इनफैक्ट 2021 और 22 तक में भी वो फॉल करेगी टू अप्रोक्सीमेटली 4% पर एनम। सो उसको हम ध्यान में रखते हुए, और हमारी जो वैसे भी हमारी इकोनॉमी जो है काफी वीक चल रहा था, और अब कोविड-19 के आने के बाद तो इट्स लाइक एक पूरा बैश इंडिया की इकोनॉमी पे हो गया है। तो उन्होंने जो रीजंस दिए हैं, उन्होंने कहा है कि स्लो रिफॉर्म मोमेंटम, ऑब्वियसली क्योंकि हम ऑलरेडी एक स्लो उस पे थे और अब उसको रिफॉर्म करने के लिए हमें टाइम चाहिए था, और कोविड-19 ने तो और जो है डिफिकल्ट कर दिया सिचुएशन को। देन कंस्ट्रेंट पॉलिसी इफेक्टिवनेस, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि जो पॉलिसीज जो हमारी गवर्नमेंट अभी लेके आ रही थी, चाहे अगर आपको ध्यान हो तो पहले कई सारा रेपो रेट में भी चेंज किया गया, रेपो रेट को कम किया गया ताकि बैंक्स पे पैसा इजीली पहुंच पाए, और जो है कई तरीके से मनरेगा में भी ज्यादा पैसा दिया गया, और भी बहुत तरीके की, जैसे कि हमारा बहुत सारे टैक्सेस में कट किया गया था ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा खर्च करें, इन्वेस्ट करें, सेव करें। तो लेकिन वो पॉलिसी जो थी उनकी इफेक्टिवनेस अभी इतनी देखने को नहीं मिली है। देन स्लोअर ग्रोथ कंपेयर टू इंडियाज पोटेंशियल, ऑब्वियसली बिकॉज ऑल ऑफ अस नो दिस इज नॉट अ हिडन फैक्ट, क्योंकि जो इंडिया का पोटेंशियल है, इंडिया इज इंडिया अभी कुछ दिन पहले तक भी वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, और उसमें भी अभी हमें स्लोअर ग्रोथ देखने को मिला है, जितना हम डिजर्व करते हैं उससे ज्यादा स्लो है। एंड देन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, यस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि भाई 2020-21 में भी 4% के आसपास हमारा जीडीपी रेट हो जाएगा, एंड इकोनॉमी जो है हमारी 8.7% तक ग्रो करेगी, और 2022-23 में और घट के 6% हो जाएगी। एंड देन अदर कमेंट्स उन्होंने किए हैं कुछ इस तरह की सिमिलर कमेंट्स है कि हमारा 4.2 तक हमारा जीडीपी होगा, एंड 8% हमारी इकोनॉमी को होगा, विच विल फॉल फर्दर, सो एंड सो। और यस तो उन्होंने और जो है डाउनग्रेड और किस किस का हुआ है, मेक्सिको और साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज को भी मूडीज ने जो मूडीज की रेटिंग्स है उन्होंने डाउनग्रेड किया है। Now moving towards the last article and one of the most important for today is the Jammu, the pawn on the Kashmir chessboard. So pawn अगर हम समझ जाएं, it should not be confused with pawn जो होता है, अगर आप कभी भी आपने चेस खेला तो it is the टाइनीएस्ट जिसको हम कहेंगे सोल्जर, जो प्यादा जिसको हम कहते हैं, जो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे होता है, फाइटिंग की फ्रंट लाइन पे होता है, उसको हम पॉन कहते हैं, जिसको एक्चुअल में चेस के गेम में सबसे कम रेलेवेंस दी जाती है, सबसे कम इंपॉर्टेंस मिलती है, वो प्यादा ही होता है, और सबसे पहले प्यादा ही शहीद होता है। तो उसको, इस एनालॉजी को ध्यान में रखते हुए ये जो है टाइटल इस आर्टिकल को दिया गया है, दैट जम्मू हैज बीन ट्रीटेड लाइक द पॉन ऑफ कश्मीर चेस बोर्ड, कि अगर हम कश्मीर को एक पूरे चेस के बोर्ड की तरह बात करें, शतरंज की एक खेल की तरह बात करें, तो जम्मू को जो ट्रीटमेंट दिया गया है वो बिल्कुल एक प्यादे की तरह है, नथिंग मोर देन दैट, नथिंग बेटर देन दैट। तो अभी क्या हुआ रिसेंटली, अगर आपको ध्यान होगा तो अभी रिसेंटली जो हमारे नए डोमिसाइल के रूल्स जो है वो रिलीज हुए, आई थिंक लास्ट टू लास्ट मंथ और 1 or 2 months बिफोर, तो उसमें जो है बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज जो है हमारे डोमिसाइल रूल्स में किए गए, और उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो वहाँ के लोकल जो लोग हैं जम्मू के, उनको काफी थ्रेटेंड फील हो रहा है, कीपिंग इन माइंड देयर आइडेंटिटी, देयर जॉब्स, देयर एम्प्लॉयमेंट, देयर एजुकेशन, इकोनॉमी इन एवरीथिंग, हर एस्पेक्ट में उस पर असर आएगा। क्योंकि जो अभी रिसेंटली जो हमारे डोमिसाइल रूल्स में चेंजेस हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये है कि भाई अगर कोई भी 15 साल से अभी तक वहाँ पे कोई जो रहा है लगातार 15 साल, तो उसको डोमिसाइल के राइट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, या फिर कोई अगर सेंट्रल सर्विसेज में जैसे IAS या इनके कोई बच्चे हैं उनको मिल जाएंगे, कोई किसी ने कोई स्टूडेंट है अगर उसने वहाँ 7 साल तक पढ़ाई करी है
तो उसको डोमिसाइल का राइट्स मिल जाएंगे। तो एक्चुअल में क्या है कि ये बहुत सारे लोग जो हैं उसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे, एंड ये जैसे ये बात कर रहा है कि इट विल इंक्लूड अप्रोक्सीमेटली 2 लाख वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, 300 फैमिलीज ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स एंड 29 लाख माइग्रेंट वर्कर्स। तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि जम्मू जो था उसका जो हिस्ट्री भी देख लें और अभी भी वो इतना वायलेंट नहीं था, तो कंपैरेटिवली सेफ था। वहाँ पे इकोनॉमी जो है काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही थी जम्मू की, एंड वहाँ का जो एजुकेशन का सिस्टम है वो काफ़ी सस्ता है, बहुत अच्छा है। तो देयर वर अ लॉट ऑफ रीजंस, एंड जिसको हम कहेंगे बहुत सारे अट्रैक्शंस थे लोगों के लिए कि हम वहाँ पे आके वो सेटल होने लगे, और कई सालों से वो लोग वहाँ सेटल थे। अब उनके लिए तो ये बहुत खुशी की बात है कि अब उनको वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस का या फिर परमानेंट रहने का डोमिसाइल मिल जाएगा। लेकिन जो वहाँ के ऑलरेडी जो नेटिव्स थे, जिसको हम कहेंगे जो वहाँ के ओरिजिनल जो वहाँ के ड्वेलर्स थे, जो लोग थे, उन लोगों की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू देखने की कोशिश करें तो वो काफ़ी एंडेंजर्ड फील कर रहे होंगे इस टाइम पे। तो अभी क्या हुआ है कि नई प्रॉब्लम्स ने क्या-क्या है, लॉस ऑफ जॉब्स इन एजुकेशनल सीट्स। तो पहले ही क्योंकि हमारा जब भई हमारा आर्टिकल जो है 370 और हमारा 35A जब हटाया गया, तो जम्मू काफ़ी उस टाइम पे भी एक बहुत स्विंग पोज़ीशन में आ गया था, बहुत ज़्यादा उसको इश्यूज़ तब से ही झेलने पड़े थे। और जो का एक तरीके से हम देखें तो वहाँ पे तो तब से ही लॉकडाउन चल रहा है। इंडिया में, बाकी इंडिया ने तो फिर भी अभी पिछले 2-3 महीने से लॉकडाउन फेस किया है, बट वहाँ पे इंटरनेट शटडाउन था, जिसकी वज़ह से ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम हो गई थी, एजुकेशन बहुत हैम्पर हुई थी। तो वहाँ पे लॉस ऑफ जॉब्स पहले ही बहुत हो रहा था, और अब जब डोमिसाइल भी और लोगों जब और कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं डोमिसाइल को के राइट्स माँगने वाले, तो डेफिनिटली वहाँ के जॉब्स और एजुकेशनल सीट्स पे स्ट्रेस आएगा। देन रियल एस्टेट इज़ नाउ ओपन टू एक्सप्लॉइटेशन, क्योंकि पहले भी जो वहीं के लोग थे वो वहाँ पे इन्वेस्ट करते थे। जो बाहर के जो पावर्स थी या बिग पॉकेट्स जिसको हम कहेंगे, जो डीप पॉकेट्स जिनको हम कहते हैं, यानी कि जो रिच ब्रांड्स और कंपनीज़ होती हैं, वो वहाँ पे इतना ज़्यादा एंटर नहीं करते थे। बट नाउ क्योंकि वहाँ पे बहुत रिलैक्स हो गया है सारा इकोनॉमिक जो सेटअप है, तो उस वज़ह से बाहर के भी कॉम्पिटिशन्स अब वहाँ आएँगे, जिसकी वज़ह से जो कि वहाँ की एक्जिस्टिंग इकोनॉमी और इकोलॉजी है वो हैम्पर होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम जो है कल्चर की बात करते हैं, क्योंकि डोगरा जो है, डोगरा कल्चर जो है, इट इज स्पेसिफिकली देयर इन जम्मू ओनली। तो ये वहाँ का एक बहुत ऑथेंटिक कल्चर है जो उसको एक एक्चुअली एक डिफरेंट कलर हमेशा देता था। सो डोगरा जो है एक पूरा रीजन है, विच इज सिचुएटेड इन दी लोअर हिमालयन रेंजेस, और इकोलॉजिकली बहुत रिच माना जाता है। इसमें फॉरेस्ट भी हैं, बैरन लैंड्स भी हैं, रिवर्स भी हैं, एंड एक्चुअली फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड कि डोगरा कल्चर कहाँ से एसोसिएटेड है। तो वी शुड कीप इन माइंड कि दिस इज फ्रॉम जम्मू, और वहाँ पे कौन कौन सी, जैसे अगर हम देखें तो रिवर्स कौन कौन सी जो मेजर रिवर्स है, रावी, तवी, चेनाब, बसंतर एंड उझा रिवर्स जो है वो वहाँ पे फ्लो करती हैं। क्या रीजंस था जो हमने बात करी कि वहाँ पे वेजेस ज्यादा मिलते थे, फ्री स्कूल एजुकेशन है, कल्चरल और रिलीजियस प्रॉक्सिमिटी है, और एब्सेंस ऑफ वायलेंस है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ पे बसना चाहेंगे। So that will be all for today, and we hope that you like the session, and please stay tuned with LawSikho for more updates and for everyday news analysis. Thank you.